भाइयों और बहनों, मैं सारंग अवस्थी आपके बीच का एक कार्यकर्ता हूँ। सहारा इंडिया गोविंद नगर में विगत 17 सालों से कार्य कर रहा था, लेकिन सहारा इंडिया की नीतियों के विरुद्ध मैंने नवंबर 2021 को अपना पद से रिजाइन किया और हमारे मित्र सत्यप्रकाश शर्मा जो हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन आज किन्हीं कारणों बस उनके गले में कुछ खराबी होने के कारण हमारे साथ नहीं बैठ पाए। भाइयों, मैं इस मार्मिक अपील करने का एक उद्देश्य ये है कि हमारे सर बराबर टंडन जी, आप लोग जानते ही होंगे, बराबर 2 सालों से सहारा के खिलाफ एक युद्ध कर रहे हैं, एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भी उन्हीं की टीम का एक छोटा सा सदस्य हूँ और उनकी टीम का एक सक्रिय सदस्य हूँ जो पूरे देश प्रदेश में सब जगह लड़ाइयों में जाना होता है। भाइयों, मेरा आने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं एक कार्यकर्ता आपके बीच में करीब 17 साल से काम कर रहा हूं और कानपुर की जितनी भी ब्रांचें हैं सभी लोग मुझे बाय फेस और मेरे काम को जानते थे और सभी एम्प्लॉय भी मुझे सहारा के जानते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे सीनियर और जूनियर, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सहारा इंडिया जो हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जमाकर्ताओं को एक गुमराह कर रही है, भुगतान ना देने के लिए तरह तरह के फंडे बना रही है, तो हमको उनसे लड़ना होगा। भाइयों, एक मैं थोड़ा सा आपको एक नए नियम पर थोड़ा सा फोकस करूंगा। भाइयों, हमारे राष्ट्रपति ने 21 फरवरी को, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने 21 फरवरी 2019 को एक अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू किया, जिसमें समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को धन वापसी भारत संघ राज्यों को जिम्मेदार बनाकर 180 कार्य दिवस में ट्रायल कंप्लीट कर पुनः भुगतान की व्यवस्था की। इसके कारण 30 जुलाई 2019 को संसद ने सर्वसम्मत से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को पारित करके केंद्र ने इसे कानून के रूप में नोटिफाइड किया, किंतु किसी भी राज्य और संघ सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया। यह एक संसद, राष्ट्रपति एवं कानून का अपमान है। भाइयों, यह दो अनियमित जमा योजना पाबंदी के अंतर्गत हम लोग सहारा के खिलाफ लड़ेंगे। सहारा के खिलाफ जितनी एफआईआर हुई हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं कि सहारा के खिलाफ कानपुर में लगभग 4 एफआईआर हुई हैं। लेटेस्ट एफआईआर 16/12/2021 को मेरे द्वारा गोविंद नगर में एफआईआर हुई है, जिसमें सभी आरएम और जितने भी सहारा के अधिकारी, उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, सभी के खिलाफ एफआईआर है। वादी का बयान हो गया है। बराबर धरना प्रदर्शन मैं थाने में कर रहा हूं, गरीब जनता को वहां पर ले जाता हूं और शीघ्र इसकी गिरफ्तारी करा के उनको जेल भेजूंगा। भाइयों, काकादेव की एफआईआर में एक एसआईटी का गठन हुआ है, क्योंकि 20 लाख करोड़ की एफआईआर हुई है। उसमें सर के बयान हो गए। उसमें एक एसआईटी ने गठित करके पूरी सब जांचों एंगल से जांच कर रही है। तीसरी एफआईआर हुई है करीब 1 साल पहले, जिसका कि सहारा काकादेव में हुई है। वो है क्राइम ब्रांच में आज चल रही है, उसमें भी विवेचना हो रही है और वादियों के बयान हो रहे हैं। भाइयों, मेरा एफआईआर कहने का मतलब है कि हम लोग युद्ध स्तर से लड़ रहे हैं। भाई, हम लोग जितने एजेंट या कार्यकर्ता लोग हैं, अगर अपने जीवित में मैंने या आपने 20-20 साल इस संस्था को अपना खून पसीना दिया है, दिसंबर में रात रात भर हम लोगों ने काम किया है सिर्फ संस्था को बढ़ाने के लिए। आज जब हम लोग अपना पैसा लेने आए, जब हमें पैसे की नीड है या हमारे जमाकर्ताओं को पैसे की नीड है, तो वो लोग ठेंगा दिखा रहे हैं, सरकार को सेटिंग करके पैसा ऊपर फंडिंग में भेज रहे हैं और हम लोग का भुगतान नहीं कर रहे हैं। जनता को सिर्फ एक बताते हैं कि ये सेबी सहारा विवाद चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सेबी में सहारा ने मात्र, आपको ही मालूम है, 15,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जिसको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसको क्लियर किया है। लेकिन ये आज भी हम लोगों को सबको गुमराह करके बताता है कि 24,000 करोड़ रुपए जमा है। भाइयों, और आप लोग ये समझिए या अपने जमाकर्ताओं को बताइए कि वहां पर सिर्फ भुगतान रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का मामला था। हम लोगों की लड़ाई, ये जितनी 9 सोसाइटियां हैं, सहारा इंडिया, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, इनकी है। लगभग 90,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश इन सोसाइटियों में है। हमारा मतलब यह है कि अगर ये सोसाइटी रन कर रही हैं, आज की डेट में भी लाखों रुपए आ रहा है, तो हमारा भुगतान क्यों नहीं होगा? मुद्दा इस बात का है। क्यों बरगलाया जा रहा है कि जब सेबी से मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा? हमारी लड़ाई इस बात की है कि मैंने जमा किया, मेरा समय पूरा हुआ, मेरा भुगतान दिया जाए। आप लोगों को मालूम होगा या आप लोग भले डर डर के रह रहे हो कि आपके जमाकर्ताओं के घर की क्या स्थिति होगी। किसी के घर में शादी टूटी हुई है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे ऐसे घर में है कि अगर आप जाएंगे तो उनके घर की हालत बहुत बिगड़ गई है।
लॉकडाउन के कारण और भुगतान ना होने के कारण उनकी स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। हम लोग मार्केट में फेस नहीं कर पा रहे हैं किसी को, और अगर हम लोग एक मंच पर नहीं आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कानपुर ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर इसके खिलाफ लड़ाई कम हो रही है। आप शिवपुरी ले लें, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मुरैना, और विगत इधर कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में सहारा सदन, जिसमें कि 11 दिन से बराबर कार्यकर्ता जमा करता रात दिन अनशन कर रहे हैं। जंतर मंतर दिल्ली, आपने नाम सुना होगा, लगभग 1 फरवरी से बराबर धरना प्रदर्शन चल रहा है सिर्फ जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए। और ऐसा नहीं, ये अनियमित जमा योजना हम लोग सरकार को विवश करें कि इस कानून के तहत हमें एफआईआर करनी है। इस कानून की एक एफआईआर की बहुत अच्छी खासियत है, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बता दूं कि इसमें पूरे मुकदमे को 180 दिन के अंदर समाप्त करना पड़ता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के, स्पेशल बेंच बना के 180 दिन में खत्म करके उसका भुगतान की प्रक्रिया या जेल भेजा जाएगा। इसलिए इस कानून के अंतर्गत सरकार आनाकानी कर रही है कि सरकार को भी फंडिंग की समस्या होगी, क्योंकि ये झूठी कंपनियां, ये मक्कार कंपनियां, सुब्रत राय जैसे चोर, ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को पैसा दे रहे हैं अपनी एफआईआर रोकने के लिए। आपको नहीं मालूम होगा, लगभग सारा समूह के ऊपर 400 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं और सब गंभीर धाराओं में हुई है। 467, 468, 471 ये गंभीर धाराएं हैं जिसमें कि 10 वर्ष की सजा मुकर्रर की गई है कानून के द्वारा। फिर भी वो पैरोल पर बाहर घूम रहा है, तो इसका क्या मतलब जाता है? आप लोग कुछ समझदार हैं, क्यों सरकार नहीं करती है काम? यहां पर एक एफआईआर करने पर या व्यक्ति छोटी सी कोई गलती कर देता है तो लोग, पुलिस उसके गांव से उठा लाती है। आज इतनी गंभीर धाराओं के बाद भी ये डायरेक्टर लोग क्यों घूम रहे हैं? मकसद यही क्या है कि इन लोगों ने पैसे के दम पर अपनी गिरफ्तारी रोक दी है। आप लोगों को कुछ पॉइंट ऐसे बताना चाहता हूं जो हमारे भाई जान जाएं, शायद ना जान पाए हों। सहारा ने करीब 2007 या 8 से लेके अपना बहुत मनी साइफन के जा रहा मैसोटोनिया, रूस में एक राज्य है, ब्रिटेन, मॉरिशस, बांग्लादेश, ऐसे देशों में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा निवेश किया है। लाखों करोड़, करीब 5 लाख करोड़ डॉलर का वहां निवेश का एक साक्ष्य मिले हैं। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, वहां की कंपनियों की बैलेंस शीट भी सर ने या ऑफिस में अजय टंडन जी के यहां निकली हुई है, प्रमाणित बैलेंस शीट निकली गई है कि कितना घपला किया गया है। आप ये मानिए कि लाखों करोड़ रुपए देश से कैसे चला गया? क्या सरकार को पता नहीं था कि पैसा किस देश में जा रहा है, कहां जा रहा है? भाइयों, ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, यहां की जनता का है। जो मोची है, होटल वाला है, चाय की दुकान है, उसने 50-50 रुपए डेली डिपॉजिट में जमा किया है। आज जब भुगतान लेने जा रहा तो उसको फिर से री इन्वेस्ट। ये री इन्वेस्ट क्या होता है? अगर कंपनी चल रही है, सोसाइटी चल रही है, तो हमारा भुगतान क्यों नहीं मिलता है? मुद्दा सिर्फ एक बात का है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि भाइयों, हम लोगों को हमने या हमारी टीम ने, सर ने इको गार्डन में करीब 7 दिन धरना प्रदर्शन दिया था, आप सभी लोगों को मालूम होगा। उसके एवज में सहारा ने उस आंदोलन के रिएक्शन को कम करने के लिए एक दूसरा आंदोलन खड़ा किया कि सेबी की तरह मोल्ड कर दो, हम सेबी से कहें मेरा पैसा दे, सिर्फ मेरे आंदोलन को या हम लोगों के आंदोलन को कम करने के लिए। उसका ये हुआ कि वो हमारा आंदोलन धीमा पड़ गया। भाइयों, सर ने हमारे 12 मार्च, कुछ वीडियो आप लोगों को सर्कुलेट भी हो गए या नहीं हो गए तो अभी कर देंगे। 12 मार्च फूलबाग में गांधी प्रतिमा के नीचे हम लोगों को करीब 50,000 लोगों को, जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना है। भाइयों, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार को, प्रशासन को मुझे बैकफुट पर लाना है। वहीं पर कमिश्नर, वहीं पर डीआईजी, वहीं पर सब आएंगे और भुगतान की मेरी प्रक्रिया की लिस्ट लेंगे। मुझे पहले भुगतान चाहिए या उनको जेल चाहिए। भाइयों, दूसरे राज्यों में अभी, क्योंकि पूरे देश में भाइयों ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है कि लगभग सब ग्रुप से, जितने ऐसे ग्रुप हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, वहां कोई भी खबर आती है तो मेरे पास आती है, मैं उसका संकलन करता हूं। अभी सीधी एमपी में एक जिला है, वहां पर पुलिस कमिश्नर ने लगभग 28 करोड़ का भुगतान उस जिले में कराया। गुना बगल में है एमपी में, वहां के कलेक्टर ने इनकी जमीन बेच के पैसा रिकवर करके वहां के जिला के लोगों को पैसा दिया। भाइयों, हमारे यहां भी जमीन बेची गई, रमाईपुर साइड आप लोग भी जानते होंगे, मंदना में जमीन बिक गई, लेकिन किसी जमाकर्ताओं को, हम लोगों को हवा भी नहीं लगी, जबकि वो पैसा हम लोगों का ही 10-10 हजार रुपए 2003 में जब हाउसिंग आया था, उसी पैसे से जमीन खरीदी गई थी। तो क्या उस जमाकर्ताओं का हक नहीं है जमीन लेने का? आज दूसरी कंपनियां या दूसरे सोसाइटी, कई सोसाइटियां फर्जी बना के उस जमीन को बेचा गया और अंडर टेबल से पैसा सुब्रत राय के पास बोरों में चला गया है। सरकार को नहीं मालूम है, सभी को मालूम है।
कोई कदम नहीं उठाना चाहता है। भाइयों, अगर आज हम लोग नहीं लड़े तो हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे नहीं लड़ पाएंगे। आज हम लोगों ने सहारा में 20 साल दिए हैं, तब नहीं ले पा रहे हैं। अगर हम नहीं होंगे, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे सहारा से पैसा नहीं ले पाएंगे। हमारे जमाकर्ता जो हमारी राह देख रहे हैं, हमारे एक कहने पर, हमारे टारगेट पूरा करने पर पैसा 1-1 लाख 2-2 लाख दे देते थे, आज हम उनको फेस कर नहीं पा रहे हैं। आप या मैं, दोनों लोग एक ही नाव के वो हैं। फर्क यह है कि मैं लड़ रहा हूं, आप लोग लड़ नहीं रहे हैं, ना ही साथ दे रहे हैं। कुछ लोग आज भी गोविंद की सभी संस्थाओं में पैसा जमा कर रहे हैं। भाइयों, आज जो पैसा जमा कर रहे हैं, आप लोग एक तरह से जमाकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। आप थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से कमीशन के लिए उनके पैसे को दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा उनको नहीं मिलेगा। भाइयों, अगर ये बात जमाकर्ताओं को वीडियो या किसी के माध्यम से पता चल गया कि इतने बवाल होने के बाद भी मेरा पैसा आपने कैश क्यों जमा कर दिया, तो आप सोचिए आपका क्या हाल होगा। भाइयों, कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग लड़िए, मेरे साथ आइए या ना आइए, अजय टंडन के साथ आइए ना आइए, लेकिन एक प्रशासनिक लड़ाई, संवैधानिक लड़ाई लड़िए। आप खड़े होइए, आपको जो भी सहायता लेनी है, FIR नंबर, कुछ भी, कोई फॉर्मेट, सभी कुछ मेरे पास उपलब्ध है। बस थोड़ा से आगे आइए। पैसा आप नहीं दीजिए। मैं जान रहा हूं कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत ज्यादा डैमेज है। जितना कार्यकर्ता, या तो उसने काम को मूव कर दिया या दूसरे काम करने लगे। लेकिन भाई, सुबह जब जमाकर्ता आपके दरवाजे पर आ जाता है तो घर में स्थिति क्या होती है, आपकी पत्नी आपको कैसे देखती है, आपके बच्चों के आपके प्रति क्या होता है कि मेरे पापा ने ऐसा कौन जुर्म कर दिया, जो दरवाजे पर आके लोग गाली देने लगते हैं। वो गाली खाने के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया था। अगर हम आज पैसा नहीं ले पाएंगे तो ये कमीने, जितनी सोसाइटी वाले, हम लोगों का पैसा नहीं देंगे। इसलिए हम लोगों की, मेरी ये से आप हाथ जोड़ के भी निवेदन है, कुछ भी समझ लीजिए, आपका जूनियर सीनियर कुछ भी समझ लीजिए, आप लोग लड़ाई लड़िए, क्योंकि बिना लड़ाई के पैसा सहारा से नहीं मिलेगा। ये आप बिल्कुल जान लीजिए। आप कहीं भी लड़ाई करिए, कहीं भी FIR करिए, कोई भी संवैधानिक कदम ऐसे उठाइए, कोई भी लीगल एक्शन लीजिए। आप मेरे पास नहीं आना चाहते, मुझसे सलाह लीजिए कि आपने कौन सी FIR कराई है, उसका नंबर क्या है, उसका मजनून क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन आप बाहर घर से निकलें। फुलबाग में आप 12 मार्च को जो मैं अनशन दे रहा हूं, आप आइए। आप पैसा ना दीजिए, कुछ भी ना दीजिए। भाई, कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं, कुछ हमें संज्ञान में ऐसा आया कि अजय टंडन जी बहुत पैसा ले रहे हैं। भाई, वकील या अधिवक्ता एक्ट में ऐसा कहा गया है कि अधिवक्ता की फीस एक संवैधानिक अधिकार है। हम लोग भी जब सहारा इंडिया में कोई वर्जन, कोई कंपनी का नया आता था, FD आती थी, री इन्वेस्ट कराते थे, तो सबसे पहले फोकस हम लोगों का कमीशन पर होता था कि इसमें कमीशन 1% कम होगा, 1% ज्यादा होगा, डिस्कस होती थी। तो जब हम लोग अपने काम में ब्रोकरशिप में ध्यान देते थे, तो क्या जो व्यक्ति इतना लड़ रहा है, इतने शिद्दत से लड़ रहा हमारी लड़ाई, क्या उनको अपनी फीस लेने का भी अधिकार नहीं है? सोचिए, क्योंकि वो भी, उनकी रोजी रोटी वही है जैसे हमारी होती थी कमीशन। इसलिए हमारा एक निवेदन है हर ब्रांचों से, किदवई नगर हो, गोविंद नगर हो, फ्रेंचाइजी हो, घाटमपुर, कुछ भी हो, यहां तक जितनी फ्रेंचाइजियां भी जुड़ रही हैं, हमें फूलबाग में 50,000 लोगों को इकट्ठा करना। भाइयों, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, ये सब गलत फहमी है। आप आइए, आज पैसा नहीं दे सकते हैं, जमाकर्ताओं को लाइए, लेकिन जब भुगतान हो तो फीस के रूप में दिया जा सकता है। भाई, ये तो हक बनता है ना। आज पैसा ना दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब एक बड़ी लड़ाई हो रही है, या आप लड़िए। मेरा मकसद यही नहीं कि आप मेरे बैनर से आइए या मेरे बीच आइए, आप भी लड़ाई लड़िए और मेरी मदद लीजिए, कानूनी लीजिए, जनता के लीजिए, लीगली पॉइंट लीजिए, नहीं तो हमारी लड़ाई में शामिल होइए। हम एक फूलबाग में बहुत बड़ी लड़ाई करने जा रहे हैं और 50,000 लोगों का समूह इकट्ठा करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि अनियमित जमा पाबंदी योजना लागू करें, क्योंकि जिस दिन ये योजना लागू हो गई, और मैं आप लोगों को एक बात थोड़ा सा और बता देता हूं क्योंकि मेरा वीडियो बढ़ रहा है। अनियमित जमा योजना के अंतर्गत अभी बिहार में वित्त मंत्रालय ने, राज्य वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफाई किया है कि अगर सहारा के खिलाफ कोई अपील करना चाहता है तो इस पते पर करें। उसके एवज में तीसरे दिन ही सहारा ने एक लेटर जारी किया है। आप लोगों को अभी जानकारी नहीं होगी, उस लेटर में साफ साफ लिखा है कि री इन्वेस्ट के लिए मैं कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कहता हूं, किसी कार्यकर्ताओं से उसी स्कीम में री इन्वेस्ट के लिए नहीं कहता हूं। कार्यकर्ता अपने निजी स्वार्थ, अपने कमीशन के लिए करते हैं। भाइयों, कितनी दोगली बात है। एक तरफ संस्था हम लोगों को एक कंपटीशन देती है री इन्वेस्ट करने के लिए, प्रेरित करती है भुगतान ना करिए री इन्वेस्ट पर, और दूसरी तरफ जब सरकार पर आ जाती है तो अपना पल्ला झाड़ लेती है।
हम आपको एक और बात बताते हैं, अनियमित जमा योजना 2019 जिस दिन से लागू हुई और किसी जमाकर्ता ने उस स्कीम के तहत कार्रवाई की तो उसमें वर्कर फंसेगा, क्योंकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब वो बताएगा कि मैंने जमा किया है तो संस्था कहेगी कि मैंने री इन्वेस्ट के लिए नहीं कहा था, एजेंट या वर्कर ने अपने निहित स्वार्थ के लिए इसको आगे बढ़ाया है, जो कि एक क्राइम होगा। और आज नहीं, कुछ दिन बाद ये लागू होगा, तब भी फंसेगा एजेंट। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज ही निकल आइए, संस्था से बिल्कुल काम नहीं करें, बहिष्कार करें, क्योंकि मेरा जो पुराना जमा है मुझे पैसा चाहिए। आज सोसाइटियां चल रही तो मेरा पैसा क्यों नहीं है? मेरा पैसा रियल एस्टेट, अबोर्ड बांड, हाउसिंग बांड में नहीं है, मेरा पैसा कोऑपरेटिव में है, सहारियन में, हमारा इंडिया में। जब ये सोसाइटियां चल रही तो मेरा भुगतान किया जाए। इसलिए मैं आप लोगों से फिर पुनः एक दरख्वास्त करता हूं, निवेदन करता हूं कि 12 मार्च 2022 12 मार्च को हम लोग फुलबाग में इकट्ठे होंगे, सरकार को अपनी नीतियों से, अपनी एफआईआरों के बारे में बताएंगे। अभी 21 जनवरी को हाई कोर्ट ने भी एक संज्ञान लिया है कि 156(3) में एफआईआर में अगर हम किसी एफआईआर में संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम उसको फास्ट ट्रैक में सत्र न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत फास्ट रिजल्ट, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी उस अधिकारी के खिलाफ और उस सोसाइटी के शेयर होल्डर या जितना कर्मचारी के खिलाफ। तो सरकार हिल रही है, सब कुछ हो रहा, लेकिन जनमानस का, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं भाइयों, एक आंदोलन में व्यक्तियों के ही द्वारा लड़ी गई हो, चाहे अन्ना आंदोलन हो या कोई भी हो। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी लड़ा गया था, तो पहले ऐसे ही लड़ा गया था, लेकिन बाद में वो चिंगारी पूरे देश में फैली हुई है। आज सहारा के खिलाफ पूरे देश में चिंगारी फैल चुकी है, सभी लोग अपने अपने स्तर से लड़ रहे हैं। कानपुर क्यों अछूता रह जाए? क्या मैंने निवेश नहीं कराया है? मेरा जमा करता नहीं है क्या? इसलिए आखिरी अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं एक बार आपसे फिर हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है कि हमारी लड़ाई में साथ दीजिए। आप मेरे साथ ना आइए। मेरे फोन नंबर अगर आप किसी के पास नहीं है तो नोट कर सकता है, 7007796961। दूसरा नंबर है 8354097263। स्क्रीन पर अभी अपना मैं मोबाइल ईमेल भी नोट कर दूंगा। अगर साथी कोई बाहर का है, महोबा का है, क्योंकि मैं महोबा भी गया हूं, वहां पर भी एफआईआर कराया है और उत्तर प्रदेश के जगह जगह जिलों में जा रहा हूं। अगर कोई साथी मुझसे कांटेक्ट करना चाहे या सर से बात करना चाहे या मेरे से बात करना चाहे, बात कर सकता है। कोई एफआईआर नंबर लेना चाहे या वो जिस थाने में जाना चाहे, अगर उस दरोगा से, एसओचओ से हमारी बात करा दे तो आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। उस एफआईआर को मैं डिस्क्राइब करूंगा। आपको मैं बता दूं, इस लड़ाई करते करते मैंने अधिवक्ता का भी पद हो गया है और मैं एलएलबी करके वकील भी बन गया हूं। शायद अगर ये लड़ाई ना कर रहा होता तो इस पद पर भी ना आता। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। कोई भी जमा करता आप लोगों का कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप मेरा नंबर लीजिए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं बनेगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सहारा के अनभिज्ञ के रूप में काम किया। लेकिन अगर आज पैसा री इन्वेस्ट कराते हैं तो ये हत्या है। जमाकर्ताओं के पैसे की मैं हत्या कर रहा हूं कुछ पैसे के लालच के लिए। इसलिए हमें बाहर आके लड़ना है, फाइट करना है और विन करना है। धन्यवाद भाइयों।